सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों को वर्गीकृत करने के अनेक प्रयास किए हैं। ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों पर आधारित नहीं थे, परंतु हम ये कह सकते हैं कि ये प्रयास जो थे वो मानव की सहज बुद्धि पर आधारित थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे वस्त्र, आवास और भोजन, इनके लिए जो लगने वाली वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की उपयोगिता पर ये आधारित थे। वैज्ञानिक मापदंडों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है अरस्तु का। अरस्तु ने अपना वर्गीकरण जो था वो सहज सामान्य दिखने वाले लक्षणों पर आधारित किया था। ये लक्षण जो थे, जैसे आप देख रहे हैं कि वृक्ष, झाड़ी और शाख, पौधों को उन्होंने इस तरह वर्गीकृत किया। प्राणियों के लिए उन्होंने एक आधार रखा था, वो था लाल रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति। अरस्तु के बाद वर्गीकरण में जो नाम आता है वो है जॉन रे का। जॉन रे ने भी अपना एक वैज्ञानिक आधार रखा था वर्गीकरण का, जिसमें उन्होंने जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया। ये आप देख रहे हैं, पानी में आपको कुछ जीव दिख रहे हैं। ऐसे जीवों को उन्होंने क्या कहा? जलीय जीव। और ये जो जमीन पर हाथी, शेर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इन जीवों को चूंकि वे स्थल में रहते हैं या जमीन पे रहते हैं तो उन्हें उन्होंने स्थलीय जीव कहा। जॉन रे के बाद जो नाम आया वो था लिनियस का। कैरोलस लिनियस का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल सही, कैरोलस लिनियस को हम वर्गीकरण के जनक या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्होंने अपनी जो पब्लिकेशन है सिस्टमा नेचुरी, उसमें इस वर्गीकरण के बारे में जिक्र किया है। लिनियस के काल में जो वर्गीकरण था वो द्विजगत प्रणाली थी वर्गीकरण की, और इसका भी एक वैज्ञानिक आधार था। ये जो दो जगत थे वर्गीकरण के, वे थे प्लांटी जगत। प्लांटी प्लांट से आया हुआ है, आप समझ गए होंगे इसमें हम किसको रखेंगे? प्लांट्स को, यानी पेड़ पौधों को। और दूसरा जो था वो था एनिमेलिया, एनिमल शब्द से आया है, और इसमें हम सारे प्राणियों को समाहित करते हैं। वर्गीकरण की इस पद्धति को कुछ काल तक अपनाया जाता रहा। इस पद्धति में यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी में विभेद कर पाना काफी कठिन था। इसके अलावा सहजता से समझ में आने वाली वर्गीकरण की प्रणाली होते हुए भी इसमें कुछ जीवों को शामिल कर पाना भी काफी कठिन था। आप यहाँ देख रहे हैं एक जीव जो है युग्लिना। युग्लिना जो है, इस जीव को इस वर्गीकरण में हमें शामिल करना काफी कठिन था। क्यों? क्योंकि आप इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें हमें कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो प्लांटी जगत में भी इसे रख सकते हैं हम, और एनिमेलिया में। एक लक्षण जो इसे प्लांटी जगत में रखता है वो है हरित लवक की उपस्थिति। आप जानते हैं हरित लवक जो है ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। दूसरा एक और लक्षण जो इसमें हमें दिखाई दे रहा है वो है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। और आपको ये भी पता है कि कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होती है? जी हाँ, ये प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका में। तो हम इसे कहाँ रखें? ऐसे जीवों के लिए इस वर्गीकरण में कोई जगह नहीं थी। जब युग्लिना जैसे जीवों को ऐसे शामिल करना हमारे लिए संभव नहीं था, तब
एक आवश्यकता महसूस हुई। आवश्यकता ऐसी कि कोई एक ऐसी प्रणाली आए वर्गीकरण की कि जिसमें बाह्य आकारकी के अलावा कई अन्य लक्षणों को भी शामिल किया जा सके, जैसे कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के अलावा कोशिका झिल्ली उपस्थित है या नहीं, पोषण की विधि, प्रजनन की विधि, और इसके अलावा भी कई लक्षण थे जो समय के साथ साथ इन वर्गीकरण प्रणालियों में शामिल करके उनके आधार पर वर्गीकरण दिया जाए। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत में पूरे जीवों को वर्गीकृत किया और यही वर्गीकरण 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाया। इन 5 जगत के नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तालिका की जो पहला कॉलम है इसमें हमने लक्षणों को लिखा है। लक्षण जो है उसके आधार पर हमने इन्हें वर्गीकृत किया है। लक्षण कौन से हैं? पहला लक्षण है कोशिका का प्रकार। प्रकार कहने का मतलब कि वो कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा लक्षण जो लिया है वो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति उपस्थित है या अनुपस्थित, और अगर उपस्थित है तो वो किससे बनी है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज सहित है या सेल्यूलोज रहित है। तीसरा लक्षण जो हम देख रहे हैं इसमें वो है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली उपस्थित है या अनुपस्थित। चौथा लक्षण जो दिख रहा है वो हमको दिख रहा है काय संरचना। काय संरचना हमें बताती है कि वो जीव कोशिकीय है, मतलब एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। इसके बाद जो 5वां लक्षण लिया है वो है पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार ये बताएगा कि किस जगत में जीव जो है वो स्वपोषी है, किस जगत में परपोषी है, और कई जगत तो ऐसे हैं जिसमें हमें दोनों तरह के जीव स्वपोषी और परपोषी दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक और आखिरी लक्षण है वो है प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि, कैसे प्रजनन उनमें हो रहा है, वहाँ संयुग्मन हो रहा है या निषेचन हो रहा है, ये बताती है। अब हम आगे उन मुद्दों या धारणाओं की बात करेंगे जिससे ये 5 जगत वर्गीकरण जो है ये प्रभावित है। इसमें पहले जो वर्गीकरण की पद्धति थी उस पद्धति में जीवाणु, नील हरित शैवाल, आप चित्र भी देखते चले साथ साथ, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे जो हैं इन्हें पादप जगत में रखा गया था। समानता क्या थी इनमें? कोशिका भित्ति की उपस्थिति। जबकि अन्य लक्षण अगर हम इन सब के देखें तो वो एक दूसरे से एकदम भिन्न थे, एकदम अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल को यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। कुछ एक कोशिकीय जीव जो थे उन्हें बहुकोशिकीय जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। जैसे हम एक उदाहरण ले लें क्लैमाइडोमोनास और शैवाल का। क्लैमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय जीव है। कुछ ऐसे आधार थे जिनमें, जैसे हम कहें कवक को, कवक आप जानते हैं ये परपोषी है क्योंकि इसमें हरित लवक की अनुपस्थिति होती है। तो ये परपोषी जीव को स्वपोषी जीवों जैसे कुछ पादप जो थे उनके साथ रख दिया गया। जैसे हम ले कवक का उदाहरण, आपको पता है कि कवक जो है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि शैवाल की जो, या हम कहें कि स्वपोषी जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये बहुत से आधार थे जिनको इस वर्गीकरण में बहुत अच्छे से सोच समझकर अलग अलग 5 जगत में इन्हें रखा गया। प्रोटिस्टा जगत जो है इसमें हम कोशिका भित्ति युक्त, मतलब जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित है, आप देखिए क्लैमाइडोमोनास हम उदाहरण ले सकते हैं, या क्लोरेला, इनमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, इसलिए हम इन्हें कैसे कहेंगे? कोशिका भित्ति युक्त।
ये पहले कहाँ रखे गए थे? ये पादप जगत में थे, प्लांट किंगडम में थे। इन्हीं के साथ कुछ ऐसे जीव जैसे पैरामेशियम या अमीबा, यहाँ देखिए आप, पैरामेशियम और अमीबा, इनमें कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है आपको? नहीं ना, तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इन्हें भी हम प्रोटिस्टा में रख रहे हैं। तो ये पहले कहाँ रखे गए थे? ये पहले प्राणी जगत या एनिमल किंगडम में थे। ये इस वर्गीकरण की एक विशेषता थी। जो पहले अलग अलग थे वे इस वर्गीकरण की पद्धति में एक साथ रखे गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको क्या लगता है, ऐसा होने की वजह क्या है? ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ होगा। ऐसे परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जहां पर हम लक्षण या विकासीय संबंध के प्रति हमारी जो समझ है उसमें क्या सुधार होता है, उस पर ये वर्गीकरण आधारित होंगे।